फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। जैसे कि आप जानते हैं कि अक्टूबर में धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा, जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके द्वारा एनसीएफ 2022 क्या हुआ है, लॉन्च हुआ है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। आप जानते हो कि जिस एनसीएफ 2005 था वो कितना इम्पॉर्टेंट था, हर एग्ज़ाम में वो आता था। तो ऐसे अब क्या हो गया है, एनसीएफ 22 भी क्या हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपके कॉलेजेस में जैसे बीएड का सिलेबस में भी ये अब ज्वाइन हो जाएगा, आपके डीएलएड के सिलेबस में भी आएगा। इसको जानते हैं। ये है आपके पास क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज 2022। अब इसके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। ये क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बुनियादी स्तर के लिए। अब इसको जानने से पहले आपने देखा यहाँ पे लिख रखा है फाउंडेशनल स्टेज। तो फाउंडेशनल स्टेज वर्ल्ड कहाँ से आया है, ये आया आपके पास एनईपी 2020 से। तो पहले हमारे पास शिक्षा का ढांचा कुछ अलग तरीके का था, और 2020 में जो शिक्षा का ढांचा हो चुका है वो कुछ अलग तरीके का हो चुका है, जिसके लिए हम लोगों को एनसीएफ को बनाने की ज़रूरत पड़ी है। और अभी जो ये एनसीएफ बना है हमारे सिर्फ एक ही स्तर के लिए बना है, जिसको बोल रहे हैं हम लोग बुनियादी स्तर। अभी आपके 3 स्तरों के लिए और एनसीएफ बनेगा। ये सिर्फ किसके लिए बना है, बुनियादी स्तर के लिए क्या बना है, आपका एनसीएफ बना है। तो देखते हैं आपको ये देखो, पहले हमारे पास क्या था, जो 10+2 था, जो हमारा स्ट्रक्चर था स्कूल एजुकेशन का, वो क्या था, 10+2 था। जो आपको पता है किसने दिया था, कोठारी कमीशन ने दिया था 1964-66 में। कोठारी कमीशन ने दिया था। उसके बाद जो एनईपी आई थी हमारे पास 1968 वाली और 86 वाली, तो उन दोनों में भी यही बात कही गई। एनसीएफ में भी जो हमारे पास एनसीएफ तैयार हुआ है 2005 वाला, वो भी किसके लिए तैयार हुआ है, 10+2 के लिए तैयार हुआ है। अब हमारे पास जब नई एनईपी आई है, एनईपी 2020, तो वहाँ पे हमारे पास एजुकेशन सिस्टम क्या हो गया है, वो हो गया है 5+3+3+4, जहाँ पे जो 5 है, ये 5 आपको बताता है बुनियादी स्तर के बारे में, बुनियादी स्तर के बारे में, जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज, जिसके बारे में आपको क्या दिया गया है, हमारे पास एनईपी जो हमारे पास एनसीएफ 2022 दिया गया है, इसके बारे में दिया गया है। तो हमने ये क्या किया, अभी रूपरेखा देखी किस चीज़ की, या फिर पृष्ठभूमि देखी किस चीज़ की, हम लोगों ने एनसीएफ 2022 की। तो हर चीज़ को जैसे आप क्लास में जाते भी हो तो उस टाइम पे क्या करते हो, पहले उस चीज़ की पृष्ठभूमि बांधते हो बच्चे को कोई से भी टॉपिक बताने से। तो ये हमने क्या बांधी, पृष्ठभूमि बांधी है कि पहले हमारे पास 10+2 होता था, लेकिन अब हमारे पास क्या होता है, 5+3+3+4 होता है। अब जानते हैं जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसको धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा, जो शिक्षा मंत्री हमारे, 20 तारीख को लॉन्च किया गया। कितने तारीख को किया गया, 20 तारीख को लॉन्च किया गया, 20 अक्टूबर 2022। यहाँ पे सीटेट जो हमारे चल रहा है इस टाइम पे, सीटेट 2022 वाला और 23 वाला, उसमें यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो इसके पेजेस हैं, जो एनसीएफ वो अप्रॉक्स 350 है, मतलब तो 300 लेके चल सकते हैं। जो इसको बनाया है, जो हमारे एनईपी के हेड भी थे, एनईपी 2022 के 20 के हेड थे, वो ही हमारे पास एनसीएफ के हेड भी हैं, वो हैं के कस्तूरी रंजन जी। इसके बाद हुआ, ये आपने देख दिया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बुनियादी स्तर के लिए। तो एनसीएफ जो अगर आप हिंदी में बोलते हो तो वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बुनियादी स्तर के लिए 2022, सिर्फ फाउंडेशनल स्टेज के लिए। इसके बाद अभी तक हमारे पास 5 एनसीएफ आ चुके हैं। ये 5वां एनसीएफ है, 1975 का, 88 का, 2000 का, 2005 और ये क्या है, 22 का। तो कोई पूछेगा तो कितनावा नंबर का है, ये 5वें नंबर का एनसीएफ है आपके पास। इसके बाद आपको अगर आपके पास फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो फुल फॉर्म में ये देखो, फुल फॉर्म क्या हो सकती है, फुल फॉर्म में वो क्या पूछ सकता है कि एनसीएफएफएस की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, आपके पास फुल फॉर्म हो जाएगी। अभी हमने देखा कि जो स्कूली ढांचा था हमारे पास पहले कैसा था, पहले था वो 10+2 का, जो कोठारी कमीशन ने दिया था 1964-66 में। उसके बाद अब क्या हो चुका है, 5+3+3+4, जिसमें हम लोगों को जो ये एनसीएफ दिया है वो बुनियादी स्तर के लिए दिया है। हमारे पास जो बात का, इसको कैसे, 5 जो होता है ये 3 से 8 साल तक के लिए होगा। 5 साल लग रहे हैं, 3 से 4 1, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, तो ये 5 साल के लिए है, इसलिए ये 5 लिखा है। मतलब 3 से 6 साल तक आप क्या करोगे, बाल वाटिका, एक शब्द सुना होगा आप सबने, बाल वाटिका। तो बाल वाटिका कॉन्सेप्ट भी कहाँ से है, हमारे पास एनईपी 2020 से आया है।
बच्चा बाल वाटिका, जहाँ हम लोग आंगनबाड़ी कहते थे, वहाँ उसको हम कहेंगे बाल वाटिका में बच्चा पढ़ेगा 3 से 6 साल तक। और फिर वो 6 से 7 और 7 से 8, 6 से 7 पढ़ेगा वो कक्षा 1 में, और 7 से 8 पढ़ेगा कक्षा 2 में। और 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 जो 3 होंगी, ये क्या होंगी, उसकी आंगनबाड़ी की स्टेजेस होंगी। तो ये ध्यान रखना, इस 5 को भी हमने क्या किया है, ब्रेक किया है 2 पार्ट में। अब इसके बाद है हमारे पास जो कुछ मतलब हमारे पास एनसीएफ कैसे कैसा बनेगा। तो जो अब एनसीएफ था हमारे पास पुराने भी, उसमें भी क्या थे, 4-5 पार्ट में उसको बांटा हुआ था कि किस किस के लिए बनाना है। तो यहाँ पे जो एनसीएफ है वो किस किस के लिए बनाना है, तो यहाँ पे दे रखा सबसे पहले एनसीएफ फॉर ईसीसीई। आप पहले ईसीसी के बारे में जानेंगे। ईसीसी क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। प्रारंभिक जो हमारी क्या होती है, शिक्षा होती है, देखभाल होती है, उसके बारे में क्या होता है, ईसीसी के बारे में हम ईसीसी आता है। अब ईसीसी के अंदर क्या आता है, आपके पास ये एक योजना है जो हमारे पास आईसीडीएस, एक चीज़ हमारे पास आईसीडीएस, ठीक है। तो जो आईसीडीएस है वो 1975 करीब, ठीक है, 1975 में क्या हुआ था, ये आई थी, जिसने क्या किया था, आंगनबाड़ी को स्टार्ट किया था हर जगह। तो वहीं से स्टार्ट हुई थी योजना ईसीसीई की, जो क्या करती है, प्रारंभिक जो हमारे शिशु होते हैं उनकी देखभाल करती है, उनका टीका, उन पे शिक्षा का, उनका सब कुछ देखती है कौन, हमारे पास ईसीसी कार्यक्रम। अब इस ईसीसी के जो एनईपी है उसने 3 मेन मोटो या 3 लक्ष्य बताए हैं। वो 3 लक्ष्य क्या है हमारे पास, 3 लक्ष्य हैं उसके, पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि क्या करना है, जो बच्चे हैं उनकी हमको खुशहाली का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य और खुशहाली का उनका क्या करना है, हमको ध्यान रखना है। उन्होंने दूसरा बोला हुआ है, मतलब स्वास्थ्य खुशहाली में सब कुछ आ जाएगा। ये ईसीसी के क्या है हमारे पास लक्ष्य हैं। एनईपी ने क्या बोला है, सबसे पहले हमने क्या करना है, उनके स्वास्थ्य और खुशहाली का हमने ध्यान रखना है। दूसरा, उनको हमको संप्रेषण, उनका संप्रेषण क्या होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। तो पहला क्या हो गया, खुशहाली का, जो बच्चा है हमारे पास वो खुश रहना चाहिए, उनकी खुशहाली का ध्यान रखना है। दूसरा, हम लोगों को उनको प्रभावी संप्रेषक बनाना है। प्रभावी संप्रेषक मतलब होता है हमारे पास कम्युनिकेटर, अच्छा कम्युनिकेटर बनाना है जो अपनी बात को सही ढंग से रख सके। पहला, उनको हमने क्या करना है, हेल्दी इन्वायरमेंट देना है, सब कुछ हेल्दी, मतलब उनकी हैप्पीनेस का हमको ध्यान रखना है। और जो लास्ट, जो तीसरा गोल है एनईपी का तीसरा गोल हमारे पास क्या है, कि हम लोगों को बच्चे को बाहर की दुनिया से जोड़ना है, मतलब समाज के साथ जोड़ना है, उसकी गणितीय सोच, मैथमेटिशियन लॉजिकल थिंकिंग हमने क्या करनी है, बच्चे में डेवलप करनी है। ये 3 गोल किसके थे, एनईपी के थे। किस चीज़ के, ईसीसी के अंदर जो गोल आएंगे ये आएंगे। अब वहीं पे मैंने जो 3 गोल पहले लिखे थे वो गोल किसके थे, वो ईसीसी के अपने गोल थे। जब 1975 में ईसीसी लॉन्च हुई थी उस टाइम पे इसके 3 गोल थे। अब हमारे पास, तो ये हमारे पास एनसीएफ किस किस के लिए तैयार होगा, ये तैयार होगा बुनियादी शिक्षा के लिए, कि क्या क्या शिक्षा देनी है हम लोगों ने बुनियाद में, उसकी बुनियाद मतलब आंगनबाड़ी में, ठीक है। उसके बाद जो विद्यालय में जो बच्चा आएगा उसको हमने क्या क्या शिक्षा देनी है, विद्यालय शिक्षा। अब जो शिक्षक उसको पढ़ाएंगे, जैसे अभी हम लोग डीएलएड वालों को तैयार करा जाता है, तो वैसे ही उन शिक्षक को हम किस तरीके से तैयार करेंगे उसके लिए एनसीएफ बनेगा। और एक प्रौढ़ शिक्षा के लिए एनसीएफ बनेगा कि आप उन बच्चों की देखभाल कैसे करोगे जो 3 से 8 साल के बीच में आएंगे। इसमें एनसीएफ में इसके बारे में बताया गया है। अब हमारे पास है, पहले हमारे पास औपचारिक शिक्षा जो स्टार्ट होती थी वो होती थी 6 साल से, जो आरटीई 2009 भी कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चे क्या करेंगे, हमारे पास प्रारंभिक शिक्षा दिलेंगे। प्रारंभिक शिक्षा मतलब कि प्राइमरी एजुकेशन लेंगे। अब हमारे पास जो औपचारिक शिक्षा है या फिर फॉर्मल एजुकेशन है, फॉर्मल, हमारे पास एजुकेशन के टाइप 3 तरीके के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है। तो जो क्या होता है फॉर्मल होता है वो क्या होता है, जहाँ पे आपको एक कागज, मतलब क्या रिजल्ट मिलता है, आप किसी फिक्स टाइम के लिए अपने स्कूल जाते हो, ये सारा का सारा क्या है फॉर्मल एजुकेशन में आता है। वो कब से स्टार्ट हो जाएगा, आपके पास 3 साल से स्टार्ट हो जाएगा। और जो बुनियादी शिक्षा है वो कहाँ से होगी, 3 से 8 साल में क्या हो जाएगी, वो स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें के लिए फोकस ग्रुप, मतलब हर जगह, जैसे हमारे पास एनसीएफ के लिए फोकस ग्रुप बने थे, तो एनसीएफ के लिए जो फोकस ग्रुप बने थे वो 22 फोकस ग्रुप बने थे, आप सबको पता है। ऐसे यहाँ पे के लिए भी हमारे क्या बने हैं, फोकस ग्रुप बने। अब जो फोकस ग्रुप बने हैं जो इस टाइम पे, तो वो क्या हुआ, स्टार्ट हुआ है नीचे से, नीचे के तबके से स्टार्ट लेके सबसे ऊपर तक के लिए लोगों को पूछी गई हैं बातें। उसके बाद क्या किया गया, आपके एनसीएफ को तैयार किया गया है।
मतलब आपके पेरेंट्स को भी क्या हुआ है, सेमिनार्स में लिया गया है। इसमें डाइट ने क्या किया, आपके जो पेरेंट्स हैं उनको सेमिनार्स में लिया है, और जो आसपास की जितनी भी सोसाइटीज़ के मेंबर हैं हमारे पास उनको लिया है, स्कूल्स को लिया है, प्रिंसिपल्स को लिया है, प्रोफेसर्स को लिया है, हर जगह के लोगों को पूछ के हमको क्या बनाया गया है, ये एनसीएफ बनाया गया है कि हर एक जगह का बच्चा पूरे भारत को या फिर पूरे वर्ल्ड को या फिर उसका हम सर्वांगीण विकास कर सकें। क्या कर सकें उस बच्चे का हम लोग सर्वांगीण विकास कर सकें, इस तरीके का हम क्या बनाएं, एनसीएफ बनाएं। तो अब कैसे करके सर्वांगीण विकास हो सकता है, रोचक अनुभवों द्वारा सर्वांगीण विकास करने के बारे में कौन कहता है आपके पास, एनसीएफ 2022 कहता है कि बच्चे का जो आप सर्वांगीण विकास करोगे, ऑल ऑफ डेवलपमेंट करोगे आप चाइल्ड का, वो किस तरीके से करोगे, एक्सपीरियंस के थ्रू करोगे। जो आपके क्या होंगे, अनुभव होंगे उस बच्चे के, वो अनुभव ले सके और अपना क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके। इसके बारे में कौन कहता है, एनसीएफ 2022 कहता है। अब वो फोकस किस किस चीज़ पे करता है तो इसको देखेंगे। वो फोकस करता है आपके पास मेनली 3 चीज़ों पे। 3 चीज़ों पे मतलब 3 तरीके के विकास पे। पहले भी हमने 3 तरीके के विकास पढ़े थे। क्या पढ़ा था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अफेक्शन मतलब कि हमारे पास संवेगात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और संवेगात्मक विकास, और इसमें जुड़ चुका हमारे पास सामाजिक विकास। पहले इसी के अंदर पढ़ते थे हम लोग सामाजिक विकास को इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर, अब यहीं पे इसको जोड़ दिया गया है। तो शारीरिक विकास मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस है सारे की सारी हमारे पास, उस पर फोकस करना है बच्चे के कि किस तरीके से आप बच्चे को इन्वायरमेंट दोगे, किस तरीके से आप उसका करिकुलम बनाओगे जिससे क्या हो सके, बच्चे का सर्वांगीण मतलब क्या बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सके, फिजिकल डेवलपमेंट हो सके। संज्ञानात्मक मतलब उसका दिमाग का, उसके संज्ञान का, कि किसी चीज़ को कैसे जानते हैं। संज्ञान मतलब होता क्या है, किसी चीज़ को जानना, समझना, उसको सॉल्व करना, सब कुछ हमारे संज्ञान के अंदर आता है। उसको हम किस तरीके से बच्चे को डेवलप करेंगे कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके लाइफ में आ सके। उसके बाद है सामाजिक और संवेगात्मक विकास। संवेगों को क्या करना, स्थिर रखना। बच्चे का आपको पता है संवेग स्थिर नहीं होते हैं, आराम आराम से डेवलप होकर वो संवेग क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, मतलब परिपक्वता की ओर बढ़ता है। और मैच्योरिटी जैसी आती है हम लोगों पे, वैसे हमारे संवेग क्या हो जाते हैं, स्थिर होने लग जाते हैं। तो किस तरीके से करें हम लोग, वो सारा किस में होगा, एनसीएफ में होगा। अब देखो एनसीएफ मतलब मेन चीज़ तो ये रह गई, एनसीएफ का एनसीएफ, ठीक है। तो जो सी है हमारे पास वो करिकुलम को बताता है। करिकुलम मतलब होती क्या चीज़ है आपके पास, बच्चा स्कूल से अंदर आते हुए, जैसे ही बच्चा स्कूल में आएगा, मतलब ये स्कूल है आपका, ठीक है। जैसे ही बच्चा स्कूल में आएगा और स्कूल से बाहर जाता है, उसके बीच में जितना अनुभव करता है वो सारा उसका करिकुलम में आता है। तो वो कुछ भी हो सकता है, आपकी असेंबली हो सकती है, आपका दिन में जो पीएम पोषण होता है वो हो सकता है, आपके जो खेल कूद होते हैं वो हो सकते हैं, जो स्कूलों में हमारी रैलियां होती हैं वो हो सकता है। कुछ भी जो वो महसूस करता है स्कूल में, वो सारा का सारा किस में आता है आपके पास, आपके करिकुलम में आता है। तो करिकुलम आपको ऐसा बनाना है, ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, अर्थात बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, बच्चे का चौमुखी विकास हो सके। नेक्स्ट है आपके पास 6 वर्ष तक कोई भी और कैसी भी किताबों का जोर नहीं देंगे। आप अभी हमने देखा था बच्चा क्या करेगा, 6 साल में कहाँ जाएगा, वो विद्यालय में जाएगा, प्राथमिक विद्यालय में जाएगा, है ना। तो उससे पहले वो क्या करेगा, बाल वाटिका का होगा। बाल वाटिका मतलब कि आंगनबाड़ी जिनको हम पहले कहते थे, उसका नाम क्या है, बाल वाटिका है। तो बाल वाटिका तक आप कोई भी किताब बच्चे को नहीं पढ़ाओगे। बच्चे को यहाँ पे खेल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि आपको किस तरीके मतलब खेल मतलब आपको कहीं पे भी कुछ भी आएगा, अगर क्वेश्चन आता है जो खेल का कॉन्सेप्ट दिया है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेल का यूज़ किया है कि बच्चे को हर चीज़ आप 6 से 8 तक मतलब 3 से 8 साल तक बच्चे को क्या करोगे, आप सिर्फ खेल में पढ़ाओगे। तो हम लोगों को कोई सी भी किताब का क्या नहीं करना है, जोर नहीं देना है कि आप ये किताब पढ़ो, कि ये मतलब इसके बार कहते हैं ना बाल साहित्य, फोर्स कर लेते हैं बच्चों को पढ़ो, तो फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा, खेल खेल में शिक्षा देनी है। अब देखो बुक्स के रिवीजन पर जोर नहीं देना है, मतलब रटंत प्रणाली पे हमें जोर नहीं देना है कि ऐसा नहीं अब रिवीजन कर लो, तुम बुक खत्म हो गई है इसका रिवीजन खत्म भी, मतलब अगर चैप्टर चल रहा है, अगर समझ में नहीं आया चलो रिवीजन करते हैं, तो रिवीजन पे बिल्कुल जोर नहीं देना है। और दूसरा यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करी गई है कि हर एक बच्चा अपने, कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा देर से सीखता है, तो इसका हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देना मतलब अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन देना है, और निर्देशन हमेशा किस में देना है आप लोगों ने, मातृभाषा में देना है। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में बदलाव, मतलब जो अगर आपको लग रहा है कि किसी बच्चे को देर में आ रहा है समझ में, है ना, तो आप क्या करोगे, अपनी उसकी सीखने की प्रक्रिया को चेंज करो, मतलब अपनी जो सिखाने की प्रक्रिया है उसको चेंज करोगे। अब हमारे पास नेक्स्ट है
अब हमारे पास जो मेन बात है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, वो है कि अब इस वाली जो एनसीएफ है वहाँ पे क्या किया गया है कि जो हमारी पुरानी सभ्यता थी, गुरुकुल शिक्षा जो सभ्यता थी, वहाँ से कुछ चीज़ें ली गई हैं और उसको मॉडर्नाइज किया गया है। उन चीज़ों को मॉडर्नाइज किया गया है कि बच्चा और अच्छा सीख सके, कि हमारी जो पुरानी सभ्यता है हम उसको भी ना भूलें और जो नई चीज़ें उसका भी ज्ञान हम क्या दे सकें, बच्चे को दे सकें। तो ये क्या है, ज्ञान की 5 परतें हैं, ठीक है। 5 फोल्ड ऑफ डेवलपमेंट, नॉलेज के 5, हम किसी बच्चे को 5 तरीके से नॉलेज दे सकते हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं और ये कहाँ से लिया गया है, इसको नाम दिया गया है पंचकोश। क्या नाम दिया गया है, पंचकोश नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, पंचकोश नाम दिया गया है। अब ये पंचकोश लिया कहाँ से गया है, ये पंचकोश लिया गया है यजुर्वेद से। हमारे पास जो वेद हैं 4, उन वेद में से एक वेद है हमारे पास यजुर्वेद, यजुर्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद से भी किससे लिया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद है यजुर्वेद का, उससे लिया गया है शब्द पंचकोश, शब्द भी और इसकी प्रणाली भी हमने कहाँ से ली है, यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई है, जिसमें पंचकोश इसलिए बोला 5 कोश हैं इसके अंदर, 5 फोल्ड्स हैं हमारे पास इसके अंदर, किसी के क्या करने के, किसी के डेवलपमेंट के। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अन्नमया, किसी का फिजिकल डेवलपमेंट करोगे, प्राणमया। अब देखो जीने के लिए हमारे पास मोटिव होना चाहिए, है ना, तो वो चीज़ क्या करनी, बच्चे को जीने के तरीके में बदलाव करो, या फिर जीने का किस तरीके का तरीका है हमारे जीने का, उस चीज़ को बताओ। तो वो किस में आएगा, हमारे पास प्राणमय कोश में, कि प्राण स्पेशली एनर्जी है ये हमारे पास, किसकी, जीने के लिए एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी की डेवलपमेंट करना है। मनोमय कोश मतलब आपको मानसिक विकास करना है बच्चे का। और उसके बाद क्या है, विज्ञानमय कोश मतलब बौद्धिक विकास करना है आपको बच्चे का। उसके बाद क्या, आनंदमय कोश मतलब इंसान खुद के बारे में जाने, टू नो अबाउट सेल्फ, हु आई एम, ठीक है, बच्चा जाने अपने आप के बारे में कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, ठीक है। आनंदमय, इंसान को भारी चीज़ से खुशियाँ, जो भारी चीज़ से हमें खुशी मिलती है ना, वो क्या होती है, किसी एक क्षण के लिए होती है। अगर किसी को गिफ्ट्स पसंद है तो एक क्षण बाद वो गिफ्ट भी हमें पसंद नहीं होगा, पर लेकिन जो खुशी हमें अंदर से मिलती है, आनंद जो हमें अंदर से अनुभूत होता है, वो आनंद कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो बच्चे को ऐसा फील कराना है कि बाहर से प्रेरित ना हो, वो अंदर से क्या हो, प्रेरित हो किसी भी चीज़ को पाने के लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट है, अब इसके बाद क्या कहता है हमारे पास एनसीएफ 2022 की गवर्नमेंट स्कूल हो या चाहे प्राइवेट स्कूल हो, वो 8 साल तक, 3 से 8 साल तक बच्चे को सिर्फ किसमें क्या प्रयोग करेगा, मातृभाषा प्रयोग करेगा। सिर्फ नहीं बोल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मातृभाषा प्रयोग करेगा। मतलब उसको जो भी चीज़ इंस्ट्रक्शन वगैरह सब देगा मातृभाषा में देगा। ये इससे क्या हो सकता है, एक तो बच्चा अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से आपको बता पाएगा कि वो क्या कहना चाहता है, वो क्या समझना चाहता है। और दूसरा, जो हमारे पास लोकल लैंग्वेजेस हैं वो क्या होंगी, डेवलप्ड होंगी। इसके बाद सीखने के स्तर बताए गए हैं कि लर्निंग स्टैंडर्ड्स क्या क्या होंगे। तो लर्निंग स्टैंडर्ड्स क्या है हमारे पास एनसीएफ के हिसाब से, वो 4 हैं। एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य, करिकुलर जो गोल्स हैं ये 12 बताए गए हैं, और 12 में भी देखेंगे हम लोग, लैंग्वेज के बारे में भी कहा गया है। दूसरा, कॉम्पिटेंसी, क्षमताएं क्या क्या हैं, और लास्ट में क्या होगा, लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स मतलब सीखने के प्रतिफल। हर एक क्लास के हर एक चीज़ के क्या होते हैं, सीखने के प्रतिफल होते हैं, उसके बारे में भी क्या होता है हमारे पास एनसीएफ के बुनियादी स्तर के अंदर मानक हैं सारे के सारे हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, जो अभी देखे थे हमने, जो 5 कोर्स थे वो ये हैं कि किस तरीके से है। तो सबसे पहले आनंदमय कोर्स सबसे बाद में है, जब बच्चा मतलब बिल्कुल हाई लेवल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, विनमय कोश। उसके बाद क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होगा तो अन्नमय कोश है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्राणमय कोश, मतलब जीने के लिए इच्छाएं तो हो, मतलब हमारे पास एनर्जीज होंगी, लाइफ स्किल्स मतलब स्पेशली लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल के बारे में उसमें आएगा। इसके बाद क्या है, मनोमय कोश, फिर क्या आएगा, विचनामय कोश, उसके बाद आएगा आनंदमय कोश, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास है, अब भाषा के लिए क्या किया गया है कि जो भाषा है उसको बताने के 4 अप्रोचेस होंगे। अप्रोचेस मतलब उपागम, भाषा को पढ़ाने के 4 तरीके होंगे, या फिर भाषा का ज्ञान देने के लिए 4 तरीके हैं। तो वो क्या क्या है हमारे पास, निर्देशन। तो आप जो निर्देशन दोगे वो किस में दोगे, आप मदर टंग में दोगे। बच्चा क्या कर सके, जो पठन और लेखन की प्रक्रिया है, मतलब रीडिंग और राइटिंग की जो भी प्रक्रिया है वो मदर टंग में ढंग से कर सके। 3 से 8 साल की बात हो रही है ये सिर्फ अभी, हाँ, उसके बाद की नहीं। बाद में तो आपको पता है लैंग्वेज आनी चाहिए, अभी जो एनसीएफ आएंगी वो बताएंगी हमको सबके सब। उसके बाद क्या है, मल्टी लैंग्वेजिज्म। जो मल्टी लैंग्वेजिज्म है आपके पास, वो क्या है, आपको अवसर देना है, मतलब बच्चे को क्लास में अवसर देने हैं मल्टी लैंग्वेजिज्म के, कि कोई बच्चा अगर हमारी कक्षा में, स्पेशली हम गढ़वाल से हैं तो गढ़वाल में
बहुत अलग अलग भाषा, छोटे से रीजन में भी बहुत अलग अलग तरीके की गढ़वाली बोलियां बोली जाती हैं। तो बच्चे को अवसर देना है कि बच्चा उनमें बोले और आसपास के बच्चे उस चीज़ को भी सुने, तो आपको अवसर देना है। और मेन है स्वतंत्र पाठक व लेखक, इंडिपेंडेंट रीडर और राइटर बनाना है आपको बच्चे को, कि बच्चा खुद लिखे। मतलब आपके टाइम में लिखना और पढ़ना बहुत ही वो हो चुका है हम सभी का, क्योंकि हमारे पास क्या आ चुके हैं, फ़ोन आ चुके हैं, तो कोई भी चीज़ फ़ोन में कर दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारे पास जो लैंग्वेज है हमारी वो बिल्कुल भी क्या नहीं हो रही है, अच्छी सी नहीं हो रही है। मतलब भाई शब्द नहीं आते हैं जब हमें बोलने होते हैं, क्योंकि फ़ोन का कमाल है सबका सब। तो जब तक हम लोग इंडिपेंडेंट रीडर और राइटर नहीं हो पाएंगे, तब तक ना हम अच्छा लिख पाएंगे ना हम अच्छा पढ़ पाएंगे। अगर हम अच्छा लिखेंगे और पढ़ेंगे तो हमारे पास जो हमारी वोकैबलरी हैं वो भी क्या होंगी, बहुत अच्छी होंगी। इसके बाद इसमें जो मेन पॉइंट जो नोट करने का है वो क्या है, हमारे पास जो करिकुलम गोल हैं जो भी देखे थे हमने, वो कितने हैं हमारे पास, 13 हैं। तो उन 13 में से सबसे पहली बात क्या लिखी जाती है कि हम लोगों को जो 2 भाषाएं, बच्चा 2 भाषा का प्रयोग कर सके डे टू डे लाइफ में, इतना बच्चे को बनाना है। दूसरा, जो उसकी लैंग्वेज फर्स्ट होगी उसमें वो फ्लुएंसी हो, रीडिंग और राइटिंग में वो फ्लुएंट हो लिखने के। आपको पता है FLN की बात हुई है निपुण भारत के अंदर, तो यहीं पे ये कहा गया है कि जो हमारी लैंग्वेज फर्स्ट है उसमें बच्चा क्या हो, निपुण हो सके हमारा, ठीक है, L1 में फ्लुएंट हो सके लिखने में और बोलने में। और जो L2 है वो बिगिन कर सके, मतलब जो दूसरी लैंग्वेज होगी उसकी वो बिगिन कर सके लिखना और पढ़ना, छोटे छोटे शब्द लिखना पढ़ना स्टार्ट कर सके। अब यहीं पे हम लोग लैंग्वेज के अंदर जब हम पढ़ रहे हैं तो NEP ने कुछ कार्यक्रम चलाए थे हम लोगों के, तो वो क्या क्या कार्यक्रम हैं उनको जानते हैं। सबसे पहले निपुण भारत के अंदर क्या है, FLN है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के बारे में की, और गोल क्या है 2026-27 है कि बच्चा 26-27 तक, कक्षा 3 तक का बच्चा बुनियादी मतलब जो पढ़ रहा है वो, लिटरेसी मतलब जो पढ़ रहा है वो उसको समझ के पढ़ सके, न्यूमरेसी नंबर्स पे उसकी, आंकड़ों पे उसकी क्या हो, कमांड हो सके, मतलब जो वो बोल रहा है वो कर सके। तो ये गोल है किसका, निपुण भारत के अंदर FLN का। एक और है हमारे पास विद्या प्रवेश, या फिर आप उसको विद्या सेतु भी बोल सकते हो, विद्या सेतु या विद्या प्रवेश। तो विद्या प्रवेश जो कार्यक्रम है वो क्या है, हमारे पास 3 महीने का कार्यक्रम है। जब बच्चा शुरुआती दौर पे क्या आएगा, स्कूल आएगा, तो उसको उसके लिए तैयार करना, स्कूल के लिए तैयार करना। तो ये आपके पास क्या थे, एक है और है हमारे पास बाल वाटिका। तो KVS ने, मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा ही 20 तारीख अक्टूबर को ही जब ये लॉन्च हुआ, उसी दिन KVS में भी बाल वाटिका का स्टार्ट किया गया। तो कुछ डेट्स हैं आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास पाठ्यक्रम निर्देशन उपागम। आप किसी भी पाठ्यक्रम को किस तरीके से, फिर किसी भी चैप्टर को आप बच्चे के सामने किस तरीके से रखेंगे। तो टीचिंग अप्रोचेस क्या क्या है आपके पास, 4 तरीके की है। प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट दो आप बच्चों को, प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है, आप कोई भी सभी काम दे दो बच्चों को छोटा सा, तो उसमें क्या करो, जैसे मिलान करने वाला काम दे दो कि आपको कलर्स का मिलान करना है, किस कलर को क्या कहते हैं, या फिर फ्रूट्स के नाम को मिलान करने के लिए कह दो, कुछ ऐसा। तो वो हो गया प्रोजेक्ट मतलब स्टोरी टेलिंग, स्टोरी के द्वारा आप पाठ को बच्चे को समझा सकते हो। थीम आपको पता है EVS की हमारे पास 6 थीमें होती हैं, उन थीम्स की हेल्प से चैप्टर को किसी थीम में बांट दो, उस थीम से आप बच्चे को पढ़ा सकते हो। एक होता है इलेक्टिक या फिर इमरजेंट। तो इमरजेंट क्या होता है, उसी समय तत्काल आप क्या करोगे, कुछ डिसीजन लेके बच्चे की आवश्यकता के अनुसार क्या करते हो, आप बच्चे को कोई पाठ पढ़ाते हो या फिर कोई भी टॉपिक समझाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमरजेंट करिकुलम कहते हैं, फिर इमरजेंट बेस्ड अप्रोच कहते हैं। तो ये था आपके पास टीचिंग अप्रोचेस क्या क्या होंगी। NCF 2022 ने जो अप्रोचेस दी हैं हम लोगों को पास 3 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब आकलन के टूल्स पढ़ने से पहले हम देखेंगे कुछ कंपोनेंट दिए हैं टीचिंग प्लान के, शिक्षक योजना के जो होती है, हमारी शिक्षण योजना होती है हमारे पास जो, उसके कुछ कंपोनेंट दिए गए हैं, वो कुछ 7 कंपोनेंट हैं। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है हम लोग में, लर्निंग आउटकम, जो शिक्षण जो हमारे सीखने के प्रतिफल होते हैं उन पे ध्यान रखना है कि हम लर्निंग जो लेसन के उद्देश्य हैं उनको पा सकें। टीचर डायरेक्टेड मतलब चाइल्ड लेड एक्टिविटीज़, चाइल्ड आधारित शिक्षक क्या करेगा, उन गतिविधियों को निर्देशित करेगा और बच्चों के लिए गतिविधि होनी चाहिए।
शिक्षक ड्यूरेशन का ध्यान रखे, शिक्षक टीएलएम का ध्यान रखे, शिक्षक क्या करे कि क्लासरूम में अरेंजमेंट कैसा है, लाइट की व्यवस्था कैसी है, पानी की वेंटिलेशन है कि नहीं है, सब शिक्षक ध्यान रखेगा। यदि कोई बच्चा क्लास में क्या स्पेशल नीड वाला है तो उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाएगा शिक्षक। और लास्ट में क्या है, मेथड ऑफ असेसमेंट आकलन की अलग अलग विधियों का प्रयोग करेगा, क्योंकि आपको पता है कक्षा में समावेशन करना है तो समावेशन के लिए अलग अलग तरीके की क्या करनी पड़ेंगी, आकलन की विधियां देखनी पड़ेंगी। अब वो आकलन की विधियां कुछ दी गई हैं किसमें, एनसीएफ 2022 में। तो वो आकलन की विधियां क्या क्या है हमारे पास, एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है हमारे पास, कि बच्चे का क्या होता है, एक रिकॉर्ड बनता है। अब रिकॉर्ड कैसा होता है कि बच्चा क्या करता है, कई बार कुछ स्पेसिफिक काम कर लेता है, जैसे किसी बच्चे की पेन चोरी हो जाती है तो कई बच्चे क्या करते हैं, अब किसी के पास वो गलती से आ गई तो उस बच्चे ने क्या कर दिया, दूसरे दिन टीचर को दे दिया, तो ये उसकी ऑनेस्टी की बता रहा है बच्चे का। तो ये कुछ करके टीचर क्या करते हैं, बच्चे का नाम लिखता है, डे वगैरह सब कुछ करता है, और उसका वो क्या करता है, वो रिकॉर्ड में बना लेता है पेजेस वाइज में। पेज में वो रिकॉर्ड सब कहानी पूरा लिखता है कि बच्चे ने क्या क्या कैसे कैसा बिहेव दिखाया था। उसके बाद है चेकलिस्ट में क्या होता है कि हम लोग कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं पहली, और उसमें यस और नो का क्या कर देते हैं, आगे से लिख लेते हैं। अगर वो बच्चा वो काम करता है तो उसके आगे यस के आगे टिक मारेंगे, नहीं करता है तो नो के आगे में टिक मारेंगे। अब होता है इवेंट सैम्पलिंग। किसी इवेंट सैम्पलिंग मतलब होता है बच्चे का बिहेव को जांचना, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे बच्चे का बिहेव कैसा है, वो क्या आता है, इवेंट सैम्पलिंग में आता है। फिर फील्ड ट्रिप क्या होता है कि आप क्या करोगे, किसी ट्रिप के दौरान बच्चे का आंकलन करोगे, किस तरीके से, क्या, क्यों, कैसे, ठीक है। इसके बाद एक्टिविटी सीट्स आती हैं, एट लास्टली ये वाला है, एक्टिविटी शीट्स आती है हमारे पास, बच्चे को करनी पड़ती हैं, उसमें आप क्या करोगे, बच्चे का आकलन करोगे। तो ये कुछ 5 तरीके के आकलन बताए गए हैं हमारे पास एनसीएफ 2022 में। अब हमारे पास नेक्स्ट है, जो मेन है यहाँ पे भी टीचर के लिए, वो टीचर के लिए जो मेन है वो है पंचादी मतलब क्या है कि आप जो लेसन प्लान बनाओगे ना, वो कैसा लेसन प्लान बनाओगे उसके बारे में, सीखने के स्तर, 5 स्टेप ऑफ लर्निंग प्रोसेस। आप जो प्लान बनाओगे, टीचिंग प्लान या फिर शिक्षण योजना बनाओगे, आप कैसे बनाओगे, पंचादी के बेस पे बनाओगे। अब वो योजना किस तरीके से होगी, ये भी हमने कहाँ से लिया, उपनिषद से लिया गया है। कौन से वाले से, जो भी हमने तैत्तिरीय पढ़ा था उससे, यजुर्वेद से हमने लिया है ये। अब इसमें क्या क्या है, हमारे पास 5 स्टेप है किसी भी एक चैप्टर को समझाने के लिए बच्चे के पास। तो सबसे पहले क्या करोगे, उसमें क्या, सबसे पहले अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग और प्रसार। इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। बच्चे को इंट्रोड्यूस कराओगे चैप्टर से, किसी भी तरीके से आप इंट्रोड्यूस करा सकते हो, उसके परिवेश से जोड़ के इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। अब उसके बाद इंट्रोड्यूस कराने के बाद उसको उस टॉपिक से क्या करोगे, समझ विकसित करोगे आप उसकी। उसके बाद उससे उसको प्रैक्टिस करवाओगे, प्रैक्टिस करने के बाद उसको क्या करोगे, बोलोगे कि इस चीज़ का प्रयोग करना मतलब अब वो प्रयोग कर पा रहा है अपनी लाइफ में कि नहीं कर पा रहा है। अब प्रसार करना मतलब जो ज्ञान उसने लिया है वो दूसरे को समझा पा रहा है या नहीं समझा पा रहा है। तो ये 5 स्टेप हैं आपके पास किसी भी शिक्षण योजना के। अब अभी भी हमने लास्ट में देखा था, हमने कहा था गेम पे बहुत फोकस किया गया है। तो यहाँ पे 3 तरीके के गेम बताए गए हैं कि 3 तरीके के गेम क्या क्या हैं। तो एक हमारे पास है फ्री प्ले से हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आत्मविश्वास आता है, हमारी जो संप्रेषण शैली है वो बढ़ती है। अभी हमने कहा था कि एनसीएफ का गोल है, NEP 2022 का गोल है कि हमने क्या करना है, खुशहाली ज़िंदगी देनी है बच्चे को, है ना, प्रभावी संप्रेषक बनाना है हम लोगों ने बच्चे को। तो वो कब बन सकता है, जब बच्चा फ्री प्ले करेगा, जो उसका मन है वो खेलेगा, अपने आप से बातें करता है। वाइगॉस्की हो गए, हमारे पास जीन पियाजे हो गए, उन्होंने कहा है बच्चे क्या करता है, प्राइवेट स्पीच करता है। तो यहाँ पे बच्चा अपने आप से खेलेगा, जैसे वो कठपुतली बनाएगा तो कठपुतली से बातें करेगा, वो कुछ पेंटिंग बनाएगा, खुद ही को निर्देशित करता रहेगा। तो वहाँ से क्या होगा, बच्चे की संप्रेषण शैली बहुत अच्छी होगी। तो बच्चे को फ्री प्ले करने देना है। दूसरा गाइडेड, बच्चे को सिर्फ टीचर बताएगा कि इन ब्लॉक्स को ना ऐसे ऐसे रखना है, तो बस थोड़ा सा बताएगा, हिंट देगा, करेगा नहीं, सिर्फ हिंट देगा, और बच्चा क्या करेगा, बाकी खुद का खुद करेगा। वो गाइडेड प्ले में होगा। अब आता है स्ट्रक्चर्ड प्ले, जहाँ पे टीचर नियम बनाता है। यहाँ पे से बच्चे के अंदर क्या आती है, आत्मनियंत्रण की भावना आती है, क्योंकि बच्चा क्या होता है, संवेगात्मक रूप से स्थिर नहीं होता है। तो यहाँ पे बच्चे के अंदर क्या आती है, आत्मनियंत्रण की भावना आती है, किसमें, स्ट्रक्चर्ड प्ले में। तो ये हमारे पास क्या था, एनसीएफ 2022 के बारे में था, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक आने वाले एग्जाम्स में। ऐसे नहीं टीचिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जैसे NEP हमारे पास हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट था, वैसे हमारे पास NCF भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये UTET के लिए भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, और किसी भी टेट के लिए आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम पेपर ओरिएंटेड भी सारा का सारा है। तो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।